हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट की सिलेबस का पेपर फर्स्ट का सिलेबस का आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट यूजीसी में पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या है और कितने नंबर का आता है और हमें क्या रणनीति अपनाना चाहिए, इसको देखने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करना है, कब फॉर्म भराएगा ये, और उसका डेट जो है ख़त्म हो गया है, ख़त्म जो है डेट बचा हुआ है। तो आप लोग जो भी लोग हैं फॉर्म भर लीजिए उसको। और आज हम लोग पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है ज़रा देख लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य यही है, देख रहा ना लिखा हुआ ये शोध क्षमता का और मूल्यांकन करना। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध आवृत्तियों का मूल्यांकन करना है। ठीक है जी, ध्यान रखना। इससे अपेक्षा है कि परीक्षार्थियों के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो, मतलब चिंतन की क्षमता हो, और इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, संरचना की समझ, निगमनात्मक आगमनात्मक तर्क शामिल हो। परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उस शिक्षा में शिक्षण और अधिगम को सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी हो, लोगों के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो व्यवहार है उसकी समझ हो। मतलब ये मुख्य उद्देश्य यही है पेपर फर्स्ट का, और इसी के आधार पर सिलेबस को बनाया गया है। इसमें 10 यूनिट बांटे गए हैं और एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। और इसमें आप देखेंगे 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 गुने 2 बराबर 100, यानी 100 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन 50 ही होंगे। ठीक है जी, यानी एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर, और नो निगेटिव मार्क्स है, निगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्क्स नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव मार्क्स होते हैं तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि निगेटिव है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है आपके लिए, तो अच्छी बात है इसमें। और देखते हैं सिलेबस को एक एक से समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो सिलेबस है वो है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका मतलब इंग्लिश में यही है, इंग्लिश भी डाल दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दिया गया, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसमें दिया है कि शिक्षण की अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर क्या है, ये सब चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है इसमें, देखिएगा। ठीक है, तो ये सब बताने का प्रयास किया गया। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अवधारणा क्या है, दिख रहा है ना। और शिक्षण का स्तर है स्मरण शक्ति, समझ शक्ति, विचारात्मक शक्ति, विशेषता और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती है, किशोरावस्था और वयस्कावस्था के बारे में बताया गया है। उसका सामाजिक स्थिति कैसा होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा होता है, भावनात्मक विकास क्या होता है और संज्ञानात्मक विकास क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी कि शिक्षण को टीचिंग को प्रभावी करने वाले कौन चीज़ होते हैं, तो टीचर होते हैं। तो टीचर को कैसा होना चाहिए, सहायक सामग्री जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, संस्थागत सुविधाएं जो होती हैं, जिस हम लोग विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसकी क्या सुविधाएं होनी चाहिए, शैक्षणिक वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सब सवाल पूछा गया इस पर। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति जो है अध्यापक केंद्रित, यानी कि टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर कैसा होना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन जो हम स्कूलों में पढ़ाई होती है, विद्यालय में पढ़ाई होती है, महाविद्यालय में पढ़ाई होती है। ऑनलाइन जो आजकल हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो पढ़ते हैं, हम लोग गूगल जूम के माध्यम से पढ़ते हैं, वो चीज़ पढ़ा। ऑनलाइन में स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मुख्य से ये है, तो पढ़ना है। जो सिलेबस दिया गया वही परीक्षा में पूछता है। शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी। तो परंपरागत शिक्षा प्रणाली कैसा था, आधुनिक समय में कैसा था, अब आईसीटी का प्रयोग जो हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है, उससे कैसा आ रहा है।
मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार क्या हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली क्या है। ये जो आजकल आ रहा है चॉइस बेस्ड सीबीसीएस सिस्टम जो आ रहा है, सीबीसीएस सिस्टम जो आ रहा है, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, वो क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, वो हमें जानना है। ठीक है, जो आजकल आपको जो है पीजी स्तर पर लागू हो गया है और ग्रेजुएशन स्तर पर लागू हो रहा है बिहार में, बाकी जगह लागू हो चुका है। तो क्या है उसके बारे में, कंप्यूटर आधारित परीक्षा क्या होती है, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार मतलब नया चीज़ क्या क्या जोड़ना, ये सब पूछ सकता है। तो ये इससे 5 सवाल आएंगे और एक सवाल 10 नंबर का आएंगे, 5 ही सवाल रहेंगे इतने टॉपिक में। तो इसको आप एक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो किताबें आती हैं उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं जल्दी इस पर एक पीडीएफ आपको मैं दूंगा आपको, और मेरा इस पर यूट्यूब चैनल भी शुरू होगा इस पर, तो इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा कि टॉपिक में क्या दिया गया है। ठीक है जी, समझाने का प्रयास करेंगे इस पर। दूसरा जो टॉपिक है हम लोग देखते हैं, शोध प्रवृत्ति क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे, जो कोर्स वर्क किए होंगे, उनमें ये सब पढ़ना पड़ता है कि शोध का अर्थ क्या है, उसका जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, ये रिसर्च की विशेषताएं क्या है। अब देखिए, और इसमें है कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, यानी प्रत्यक्षवादी जो है रिसर्च के बारे में क्या सोचता है, और जो पॉजिटिविज्म है, जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है, वो क्या सोचते हैं। तो एक दो अवधारणा है जो हमें समझना है। ठीक है जी, तीसरा पढ़ना है कि शोध की पद्धति कौन कौन सी है। देखिए, शोध की पद्धति कौन कौन सी है वो हमें समझने का प्रयास करना है। ठीक है जी, शोध की पद्धति कौन सा है। तो देखो, ये प्रयोगात्मक दिया है, विवरणात्मक दिया है, यानी एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, ठीक है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये इससे परीक्षा में यही सवाल आते हैं। और शोध की और भी पद्धतियां हैं जो हमें जान। शोध के चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। शोध के कौन कौन से चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं, तो चरणों का नाम जानना है। ये है शोध प्रबंध और आलेख लेखन, जो हम शोध रिसर्च जो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो कैसा होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये इसको समझने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा में आता है। शोध में आईसीटी क्या है, आईसीटी क्या है वो दे, शोध में आईसीटी का प्रयोग करते हैं। आपको बताया था आई से मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग आईसीटी का प्रयोग शोध में कर रहे हैं। शोध नैतिकता क्या है, शोध करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये कौन कौन सी हम लोग जो इसमें जो है समस्याएं पैदा कर देते हैं, जो उसमें हम लोग चोरी करके लिखने का प्रयास करते हैं, उसमें दिया गया है कि सब चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब समझाया गया है। तो इससे भी आपको 5 ही सवाल आएंगे, शोध प्रवृत्ति से भी 5 सवाल आएंगे और 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी 10 नंबर यहाँ भी है आपके। ठीक है जी, तो इसी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, ये तीसरा है बोध। बोध का मतलब होता है कम्प्रिहेंशन। आपसे एक कम्प्रिहेंशन पूछेगा, जो आपसे पूछेगा मतलब कम्प्रिहेंशन क्या है, ये 5 नंबर का कम्प्रिहेंशन रहेगा जो आपको बताना है। ये एक कम्प्रिहेंशन दिया रहेगा ये, और पैसेज दिया रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इससे। तो ये एक बहुत आसान सेक्शन है बोध का, कम्प्रिहेंशन दिया रहेगा जो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आराम से 10 नंबर ले सकते हैं आप। इसका थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखने का प्रयास करते हैं। अगला है इकाई नंबर यूनिट नंबर 4 संप्रेषण। संप्रेषण देखते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, अभिलक्षण क्या है। देखें, तो ये बहुत जो है बेसिक पॉइंट है, जो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, कौन कौन से प्रकार है ये, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, वाचिक और गैर वाचिक, ये वर्बल नॉन वर्बल, अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण कैसा होता है, कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए वो जानना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं होती हैं इसको समझने का प्रयास, जन मीडिया और समाज, ये जो मीडिया का कैसे जो है संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कैसे समाज में भूमिका निभाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, तो ये देखने का प्रयास करते हैं।
अगला है, ये अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ये यूनिट नंबर 5, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ये इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये लॉजिक जो होता है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो समझने का है। और संख्या श्रेणी है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमें देखना है, ये रीजनिंग का सवाल है जो आपको समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है जी। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अंश और हर वाले सवाल आएंगे, समय दूरी वाले आएंगे, अनुपात समानुपात वाले सवाल आएंगे, प्रतिशत है, लाभ हानि है, ब्याज है। इसमें से 5 ही क्वेश्चन आएंगे। ये तो आप देख सकते हैं, रीजनिंग में 1-2 सवाल पूछ लेंगे और मैथ के 2-3 सवाल पूछ लेंगे। ब्याज और छूट हो गए, औसत हो गई, ये इसको भी एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट बना कर रेडी रखिएगा। यहाँ से भी आप आराम से सवाल को घिस सकते हैं, ठीक है, और आपसे यहाँ से बना सकते हैं सवाल को। अगला है हम जो समझना है, युक्ति युक्त तर्क, लॉजिक के बारे में है। ये आपको लॉजिक के बारे में पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। तो युक्ति के ढांचे का बोध, मतलब जो लॉजिक है उसका, लॉजिक का जो ढांचा है और ढांचा के बारे में पढ़ना है, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, ये संरचना कैसा होता है, ये उसको समझने का प्रयास करना है, ये देखना है चीज़ को। तो ये एक अलग टॉपिक है जो इंटर में लॉजिक होता है, फिलॉसफी का एक पार्ट होता है लॉजिक, उसी लॉजिक से जुड़ा हुआ है। लॉजिक कितने प्रकार के होते हैं, अगनात्मक निम्नात्मक, ये जानना है। और भारतीय संदर्भ में आएंगे तो ज्ञान के कौन कौन से साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति, ये है, ये सब चीज़ पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 5 ही सवाल आएंगे, नया टॉपिक जोड़ा है, पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन लॉजिक पढ़ना है, हम लोग पढ़े हुए लॉजिक, तो ये सब पढ़ना होता है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नया टॉपिक है आपके लिए, एक नया चीज़ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आंकड़ों की व्याख्या, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, ये पहले भी आते थे और नया सिलेबस में भी डाला है। आंकड़ों का स्रोत क्या है, प्राप्ति क्या है, मतलब डाटा दिया रहेगा उसका इंटरप्रिटेशन करना है। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े क्या होते हैं वो समझना है आपको। और ये बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये दिए रहेंगे और उससे आपको आंकड़े निकालने हैं, डेटा निकालना। आंकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं, आंकड़े और सुशासन, आंकड़ों के माध्यम से कैसे हमारे जीवन में उपयोगिता है, कैसे हम मतलब जो है अच्छा से चीज़ों को कर सकते हैं। तो आंकड़ों की भूमिका को समझाया गया है। तो ये है इसका व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, आंकड़ों का सुशासन के बारे में वो समझाया गया। दूसरा आईसीटी है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये बताया ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी क्या है, उसका मूलभूत शब्द वो समझना। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, ये सर्वदिश कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये है। इसकी मूल बातें समझ लेनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 ही नंबर का आएगा, 5 ही क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका ये लोक विकास और पर्यावरण, ठीक है। अब ये एक व्यवहारिक टॉपिक है जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। विकास और पर्यावरण, विकास और पर्यावरण क्या है कि विकास जरूरी है कि पर्यावरण जरूरी है, क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन हो सकता है कि नहीं। तो ये संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात की गई है। और मिलेनियम विकास क्या है और उसका सतत विकास से कैसे संबंध है, दोनों के लक्ष्य के बारे में जानना है। मानव और पर्यावरण व्यवहार क्या है, निर्जातीय विक्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं, पर्यावरण मुद्दे कौन से हैं वो देखना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, सब जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। मानव स्वास्थ्य पर जो है कैसे प्रदूषण का प्रभाव वो भी जानना है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारा है, ये सब ऊर्जा जाना है। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं हैं, न्यूनीकरण की कैसे जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर का कैसे, और पर्यावरण के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए, ये समझना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 क्वेश्चन का है जो आपको समझना है चीज़ को, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली, मतलब हायर एजुकेशन प्रणाली कैसे विकास हुआ, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या आपत्ति थी, प्राचीन भारत में कैसे जो है शिक्षाएं दी जाती थी, कौन कौन से शिक्षण संस्थाएं थी उस समय, ये जानना। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा अधिगम और शोध का उद्भव, कैसे स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा अधिगम का विकास हुआ और शोध कैसे हुआ। भारत में प्राच्य और पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कौन कौन से हुए, ये जानना है। व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा क्या है, मूल आधारित शिक्षा क्या है, उसका पर्यावरण शिक्षा क्या है, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन कैसे महत्वपूर्ण करता है, ये समझना है, ठीक है।
नीचे दिया गया प्रत्येक यूनिट में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो दृष्टिमान विद्यार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाते हैं, मतलब वो पैसे टाइप के दिए जाएंगे। ठीक है नहीं, ये समझना है। अब देखिए, जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, जो इंग्लिश में और क्लियर हो जाता है ये, तो उसको भी देखना है चीज़ को। सेम टू सेम है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। देखिए आप इस चीज़ को, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप देख सकते हैं वही सारे टॉपिक है। टीचिंग कंसेप्ट है, लर्नर ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, आप इस टॉपिक को देख के समझ सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, दूसरा यूनिट है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा यूनिट देख सकते हैं आप, कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, जो आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपको सिलेबस समझने में और मदद आएगा। ठीक है जी, और ये देख सकते हैं ये, और देखिए टॉपिक सब क्या क्या है, ये देख सकते हैं हम लोग। डाटा इंटरप्रिटेशन है, कैसे डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो है पीपुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि लोग, विकास और पर्यावरण, कैसे तीनों के बीच संबंध है, उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है, ये तो बताने का प्रयास किया गया है। और सबसे लास्ट में है हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि जो यूजीसी का सिलेबस है उसको समझाने का प्रयास किया गया। अब इस सिलेबस को आप आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, एक एक सिलेबस को अच्छे से आप देख के लिख सकते हैं कि सिलेबस, पहले आपकी तैयारी की पहली रणनीति यही होना चाहिए कि सिलेबस क्या है हमारा, वो पता होना चाहिए। जब सिलेबस की अच्छे से जानकारी हो जाती है तब उसकी तैयारी। देखिए, इसमें 10 यूनिट दिया गया है, और 10 यूनिट का मतलब 10 तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 तरह की किताबें पढ़नी पड़ेगी, 10 तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये कंप्लीट होगा। ठीक है, और आपको जो रिजल्ट बनेगा वो पेपर फर्स्ट का भी नंबर जुटेगा। ठीक है जी, और पेपर सेकेंड का भी नंबर, दोनों के जोड़ के ये मान लीजिए कि पेपर फर्स्ट में आपको 50 नंबर आ गया, सेकेंड में आपको 150 नंबर आ गया, तो जोड़ के कितना हो गया 200, 200 में 2 से भाग दिया यानी 100। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है ना, तो दोनों मिला के आपको नंबर काउंट होंगे, दोनों मिला के आपका मेरिट बनेगा। 200 नंबर आपका है, ठीक है, कितना परसेंटेज बना वो देखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखना है कि अगर पहले पेपर की तैयारी, अक्सर बच्चे पहले पेपर में रह जाते हैं क्योंकि उनका सेकेंड पेपर उनका सब्जेक्ट होता है ये, तो हर बच्चे तैयारी किए रहते हैं, लेकिन वहाँ भी गहराई चाहिए। 100 जो है क्वेश्चन आएंगे, आपको अगर तैयारी अच्छे से करेंगे पेपर सेकेंड में, ठीक है, तो अगर आप गहराई से अच्छी किताबें पढ़ के, बेसिक किताबें, उसका जो प्रमाणिक किताब अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन आराम से जो है 50, 60, 70 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, पेपर सेकेंड में, फर्स्ट में क्या है कि अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेते, 35 से 40 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते, क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपके जेआरएफ होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि जेआरएफ होने में पेपर फर्स्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप इसको कैसे तैयारी करेंगे वो देखिए, क्योंकि मैं ये जो है नेट जेआरएफ में टॉपर रहा हूँ ये, तो मैंने जैसे मेरे जो है पेपर फर्स्ट में 44 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। ठीक है, पेपर यानी बहुत प्रमुख भूमिका है आपको जेआरएफ निकलवाने में और ये समझने में। आपको देखना ये है कि हर सेक्शन को तैयारी अच्छे से करना है। जैसे मैंने देख लीजिए कि बोध वाला तीसरा सेक्शन जो है, यहाँ आपके 5 क्वेश्चन, 5 नंबर कन्फर्म होने चाहिए, यहाँ गड़बड़ा नहीं चाहिए। पहला यूनिट है, यहाँ भी 5 नंबर कन्फर्म हो सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है। रिसर्च है, आपने पढ़ रखा होगा रिसर्च पहले से भी आपने ये, और इसकी तैयारी भी अच्छे से करेंगे तो यहाँ भी अच्छे नंबर आप खींच सकते हैं। अब देखिए गणितीय तर्क और वृत्ति, ये आप आराम से कर सकते हैं, ये ज़्यादा इसमें भारी नहीं है। मैथ है, ये मैथ और रीजनिंग है, और काफ़ी बेसिक चीज़ पूछे जा रहे हो तो ये देखना है। और दूसरा है संप्रेषण है, संप्रेषण के भी सवाल को देख सकते हैं। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन पहले भी आता था, और कंप्यूटर के बारे में भी आप निकाल सकते हैं, और ये वाला सेक्शन भी कर सकते हो, लोग, विकास और पर्यावरण, ज़्यादा इसमें भास्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे सेक्शन को अगर पकड़ के बनाएंगे तो आपको आराम से 30 से 40 नंबर आ सकते हैं, आप तैयारी कर लेंगे अच्छे से तो 40 क्वेश्चन आ गए तो 40 दूना 80 नंबर। ठीक है, और सेकेंड पेपर में आपने 50, 60 जो भी क्वेश्चन कर लिया, 60 भी कर लिया, तो आपको ये 200 नंबर आराम से आ गए, 200
नंबर का मतलब आपको अच्छा खासा परसेंटेज आ जाएगा। ये 100 नंबर और 300 नंबर, 300 में 200 नंबर आ गए, बहुत हो गया, ठीक है। मतलब 70% के करीब में नंबर आपको आ गए, ये तो ये हो सकता है। यानी पेपर फर्स्ट की तैयारी भी अच्छे ढंग से करना है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये तो मैं कोशिश करूंगा आपको हर सेक्शन के लिए अलग अलग वीडियो बना दूं, ताकि आपको मदद मिल सके और पिछले साल का जो पेपर है उसको हम दे सकूं, ठीक है। तो ये हो सकता है। और सबके लिए जो है किताबें हैं जो वो पढ़ना है। जैसे रिसर्च के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा आपको, संप्रेषण के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, तर्क है वृत्ति उसको देख लेना है, ठीक है। टाटा पिटेशन का जो पिछले साल का जितने सवाल हैं वो आप कर लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए लूसेंट का अगर कंप्यूटर पढ़ लेते हैं तो उससे आपको काम हो जाएगा। ये पर्यावरण के लिए आपको जो पीजी में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनका भी सिलेबस में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पर्यावरण वाला टॉपिक उसी से आप पीजी का जो है 5वां पेपर होता है तो ये वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत भास्ट नहीं आता, बहुत ईजिली आता है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से देखेंगे ना, तैयारी करेंगे, हर यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें जरूर जानना है कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और एक एक वीडियो हम लोग बनाते हैं और एक एक यूनिट को थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे पहला यूनिट हम लोग क्लियर करेंगे, हम जल्दी इसका वीडियो बनाएंगे पहले यूनिट का और बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक मोटा मोटी पहले मैं एक समझा दूंगा, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, अगले वीडियो का हम इंतजार करते हैं। थैंक यू आप